क्वेश्चनार में आज बात करेंगे बंगाल के उस शारदा स्कैम की जिसने देश की सियासत में भूचाल खड़ा किया है। लेकिन आज न्यूज नेशन सवाल पूछेगा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से, और सवाल ये कि आखिर इस मामले में गुनहगार कहां हैं, आखिर पीड़ितों को कब मिलेगा इंसाफ। अब न्यूज नेशन की मुहिम बनेगी देश की मुहिम, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना जारी है। सीबीआई बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई पर सड़क से संसद तक घमासान मचा है। आज दोनों सदनों में टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जवाब में लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि शारदा चिटफंड केस में सीबीआई के काम में रोड़े अटकाने का रवैया गलत और आपत्तिजनक है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल पुलिस से जवाब तलब किया है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। ममता को देश भर के विपक्षी खेमे के दिग्गजों का समर्थन मिल रहा है। कोलकाता पुलिस के रवैये के खिलाफ आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो खुद इस मामले में आरोपी हैं, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि अगर सबूत नष्ट किए गए हैं तो इसका सबूत पेश करें, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होगी। उधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। कल सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर अहम सुनवाई करेगा। सीबीआई विवाद के बीच बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में बीजेपी नेताओं की रैली पर राज्य सरकार पेंच फंसा रही है। साथ ही सीबीआई के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे को भी बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने उठाया है। आपको बता दें कि रविवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई थी। चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की गई है। उधर ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और अगला चुनाव बैलेट से कराने की मांग की। ऋषि कुमार शुक्ला ने सीबीआई प्रमुख का पद संभाल लिया है। ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 2 दिन पहले की गई है। पद संभालने के बाद ही ऋषि कुमार शुक्ला का पहला दिन काफी चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने रोक लिया। हालांकि विपक्षी दल नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। नए सीबीआई चीफ ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल 2 साल का होगा। कांग्रेस की महिला इकाई देश भर में प्रियंका गांधी के खिलाफ बयानबाजी और कैंपेनिंग करने वाले राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने खुद पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने जब से पूर्वी उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया है, उसके बाद से ही बीजेपी समेत कई विरोधी पार्टियों के नेताओं ने उनके खिलाफ विवादित बयान दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर दुर्भावनापूर्ण अभियान भी चलाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस अब सख्त है। जिस दिन से प्रियंका को पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई है, उसी दिन से प्रियंका पर लगातार सियासी हमले हो रहे हैं। जन लोकपाल की मांग पर रालेगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे से आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुलाकात की। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात में अन्ना से राज ठाकरे ने चर्चा की। राज ठाकरे ने कहा कि अन्ना की आवाज सरकारें सुने। उधर अन्ना ने चेतावनी दी है कि अगर लोकपाल के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो वो राष्ट्रपति को पद्म भूषण सम्मान लौटा देंगे। आपको बता दें कि 30 जनवरी से अन्ना अनशन पर बैठे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से अन्ना हजारे का वजन 5 किलो तक कम हो गया है, लेकिन उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अन्ना से आंदोलन बंद करने की अपील की है। विवादों के साए में सुर्खियों में रहने वाली राधे मां नए विवाद में घिर गई हैं। मुंबई के कांदीवाली पश्चिम में गुजरात समाज के कार्यक्रम में वो गायकों पर नोट बरसाती दिखी। कार्यक्रम में उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और समर्थकों से मिलने के बाद राधे मां मंच पर पहुंची, भजन गा रहे गायकों पर नोट बरसाने लगी। आयोजकों ने कहा है कि ये मां का आशीर्वाद है, जबकि राधे मां ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। प्रयागराज कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर भारी संख्या में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। बताया जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर करीब 2 से 3 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। शाही स्नान पर प्रयागराज कुंभ से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। शाही स्नान के लिए जूना अखाड़े की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महामंडलेश्वर अवधेशानंद सरस्वती पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के दौरान शोभा यात्रा में मौजूद साधु संतों और श्रद्धालुओं में अलग ही जोश देखने को मिला। प्रयागराज में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी संगम में डुबकी लगाई। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते रफ्तार से कोहराम मच गया। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक कार से ट्रक की टक्कर हो गई। इसके बाद करीब 7 कारें टकरा गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा इतना भीषण था कि कई कारों के परखच्चे उड़ गए और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वहीं आगरा में यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे सेफ्टी पोल से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 यात्री जख्मी हैं। ये बस दिल्ली से भिंड जा रही थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान मकान के ऊपर गिर गया, जिसके बाद भीषण आग लग गई और मलबा चारों ओर फैल गया।
हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद यह हादसा हुआ। क्रैश के बाद विमान का मलबा शहर के करीब 4 ब्लॉक में फैल गया। फिलहाल इस हादसे की जांच की जा रही है। तो आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो सीबीआई को लेकर मचे सियासी घमासान से जुड़ी है। पूरी सियासत का पावर सेंटर कोलकाता की ओर शिफ्ट है, क्योंकि 24 घंटे से सीबीआई को लेकर जो हंगामा कोलकाता में हो रहा है, एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ बंगाल में दीदी का बिगुल फूंकता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे पहले शुरू हुई कहानी आज किस तरीके से आगे बढ़ी है, सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी का जाना तय है। राजनीतिक हिंसा बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने अपने राजनीतिक कार्यक्रम बना लिया है। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कंट्री एंड सेव द फेडरल स्ट्रक्चर। ये एक ऑपरेशन डिसलोकेशन है, ऑपरेशन डिसरप्शन है। ममता बनर्जी जी बिल्कुल ठीक धरने पर बैठी हुई हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं। किस चीज से डर रही हैं, कुछ खुलासा हो जाएगा उस बात को छुपाना चाह रही हैं। भय उन सबको है कि बड़े से बड़े घोटाले जो इस देश में हुए, नरेंद्र मोदी जी के चलते उनकी सरकार हर घोटाले करने वाले के पीछे जाएंगे। देखिए, ये सब राजनीतिक नौटंकी चल रही है देश में, एक अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए। मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब सीबीआई की टीम ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर की गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की, तो ममता न केवल बौखला उठी बल्कि भड़क भी गई। फिर देश ने वो तमाशा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। कोलकाता की पूरी सरकार मेट्रो चैनल के पास सड़क पर धरने पर बैठ गई। पिछले 24 घंटे में ममता बनर्जी ने इसी तरह सड़क पर संग्राम छेड़ा हुआ है। वो सड़क से सारे प्रशासनिक काम निपटा रही हैं। सरकारी कामकाज भी यहीं से हो रहे हैं। ममता ने इस बार आर पार की जिद ठान रखी है। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए बंगाल की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में है और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ इसी बात का सबूत है। लेकिन आरोप लगाते वक्त ममता ये भूल जाती हैं कि जिस पुलिस कमिश्नर के पक्ष में वो सड़क पर उतर आई हैं, उन पर सीबीआई जांच से जुड़े सबूत मिटाने का आरोप लगा रही है और ये जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। ममता के तेवर तल्ख है तो दूसरी तरफ सरकार और सीबीआई भी एक कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। ममता पर संविधान के खिलाफ काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि राज्य के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजी। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय सीबीआई के काम में बाधा डालने के आरोप में वहां मौजूद आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के लिए पहुंची टीम को पुलिस ने रोका और बलपूर्वक हिरासत में ले लिया था। इतना ही नहीं, ये लड़ाई आर पार की इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी पर जिस अधिकारी को बचाने का आरोप लगा, वो कल धरने पर जहां ममता के साथ नजर आए थे, आज मंच साझा करते भी दिखाई पड़े। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे सरकार को चुनौती देना चाहती हैं। वो इस लड़ाई को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ने का दम दिखा रही हैं। तो दूसरी तरफ इस पूरे संग्राम को ममता बनर्जी ने सियासी धार देने की कोशिश भी की है। वो मंच से विपक्षी नेताओं को फोन कर केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन की मांग कर रही हैं। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि इस संग्राम में एक बार फिर सवालों के घेरे में सीबीआई है। सीबीआई के बहाने निशाने पर केंद्र सरकार है। लेकिन इस पूरे संग्राम के बीच एक सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि इस मामले में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले जो आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, प्रियंका गांधी अमेरिका से दिल्ली पहुंची हैं और दिल्ली पहुंचते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। यह खबर सबसे पहले आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी के आवास पर बैठक चल रही है और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी वापस लौटी हैं, वापस दिल्ली, और दिल्ली में आते ही सबसे पहले मुलाकात की है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? उत्तर प्रदेश की सियासत या पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान?
जी बिल्कुल, देखिए जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी आज विदेश से वापस लौट गई हैं और एक बैठक चल रही है यूपी मामले को लेकर। हालांकि इनको यूपी पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव प्रभारी बनाया गया है और ऐसे में एक 7 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें सभी राज्यों के महासचिव प्रभारियों की बैठक है। उससे पहले की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि इस बैठक में केसी वेणुगोपाल जो कि महासचिव और नायसन भी संगठन भी माने जाते हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आगे की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिसोदिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में पश्चिम बंगाल का सियासी घमासान है। बीते 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में जो कुछ घटा है वो लगातार आप देख रहे हैं। घमासान सीबीआई को लेकर है और मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी हो चुका है। मुख्यमंत्री एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए धरने पे उतर आई है। ये इस बात को दर्शाता है कि बंगाल की सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आने वाले चुनाव में अपनी हार को देख के घबरा गई है। सीबीआई को अगर काम में रोका जाता है तो सीबीआई का इस्तेमाल भी होता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को पढ़ के बड़ा स्पष्ट है कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अनुमति नहीं है उसकी। ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देश को, और देश खड़ा है, आज पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। सीबीआई की एंट्री को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन का बिगुल फूका, उसकी तपिश दिल्ली तक पहुंचने में देर नहीं लगी और नतीजा हुआ कि दिल्ली की सर्द फिजा में सियासत जरूरत से ज्यादा तल्ख होती चली गई। ममता के धरने पर बैठते ही टीएमसी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां संसद में घेराबंदी को तैयार बैठी थीं और जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा कुछ यूं हुआ। शोर शराबे के बीच मोदी सरकार का आरोप है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। वहीं टीएमसी के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्ष का पलटवार है कि मोदी सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर सियासी खिचड़ी पका रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। जवाब देने के लिए लोकसभा में कमान गृह मंत्री ने संभाली। पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी। गृह मंत्री बोलते रहे और हंगामा होता रहा। सियासत में सीबीआई को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कई बार चला, लेकिन ये पहली दफा है जब शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई के एक्शन से राज्य की सरकार इतने गुस्से में है कि दलबल के साथ मुख्यमंत्री मोर्चे पर मुस्तैद हैं और उनके झंडा बरदार आवाज बुलंद कर रहे हैं। Our Chief Minister Mamata Banerjee went there to the police commissioner's residence and she protested, but they were unrelenting, as a result of which the Chief Minister is on a dharna since last night. This poses a constitutional challenge. The satyagraha by the Chief Minister is to highlight the misuse of CBI by the central government against opposition government. ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केस करप्शन से जुड़ा है और माहौल चुनावी है। ऐसे में ना तो केंद्र सरकार एक कदम पीछे हटने को तैयार और ना ही विपक्ष। अब इस लड़ाई में आगे कई ट्विस्ट और दांव बाकी है। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर, रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे सीबीआई विवाद पर लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लगातार जारी है, बल्कि मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीबीआई की अर्जी पर देश की सबसे बड़ी अदालत में कल फिर सुनवाई होगी। आज क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 3 फरवरी, वक्त शाम 6:30 बजे। यही वो वक्त था जब शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम ने दबिश दी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सबसे बड़ी जांच टीम को चंद पलों में कोलकाता पुलिस ने घेर लिया
कोलकाता पुलिस और सीबीआई अफसरों के बीच धक्का मुक्की की यही वो तस्वीरें हैं जो बड़े विवाद की वजह बन गई और रही सही कसर पूरी कर दी सीबीआई के 5 अफसरों पर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई, जिसके खिलाफ सीबीआई अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी अदालत में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। बड़ी असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। कोर्ट राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का आदेश दे। सुबह क्या स्थिति है? सीबीआई अधिकारी अभी मुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन रात भर सीबीआई अधिकारी बंधक बनाकर रखे गए थे। हमें पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करनी है। राजीव कुमार को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया जाए। हम राजीव कुमार को पहले भी पूछताछ के लिए नोटिस भेज चुके हैं। क्या हम कल इस मामले को सुने? इस मुद्दे पर आज ही सुनवाई हो, वो कल तक सबूत नष्ट कर सकते हैं। आप सबूत दीजिए कि पुलिस कमिश्नर या कोई और अधिकारी सबूत मिटा रहा है। हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम उन पर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि उन्हें पछताना पड़ेगा। अब इस मामले में देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं, जहां मंगलवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो सीबीआई जांच कर रही है, रोड़े डाल रहे हैं और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर चीज वहां उस राज्य में हो रही है और फिर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। उधर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार अपनी अर्जी लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए। राजीव कुमार ने कलकत्ता हाई कोर्ट से गुहार लगाई, सीबीआई की पूछताछ में अंतरिम राहत की गुहार। कुल मिलाकर सीबीआई बनाम ममता सरकार के बीच मंगलवार का दिन सबसे अहम है। बयानबाजी का दौर भले ही चरम पर हो, लेकिन अदालत के रुख से विवाद में नया मोड़ आ सकता है। दिल्ली से अरविंद सिंह और कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं कि दरअसल में शारदा चिटफंड मामला है क्या और राजीव कुमार पर आरोप क्या लगे। आपको बता दें कि जांच के लिए एसआईटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे राजीव कुमार। सुदीप्त सेन और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी की बतौर जांच अधिकारी राजीव पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा। आरोपी सुदीप्त से मिली डायरी को गायब करने का भी आरोप लगा और इसी डायरी में चिटफंड में शामिल लोगों के नाम होने का दावा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने पूछताछ की कोशिश की राजीव कुमार से। सीबीआई की पूछताछ पर विवाद गहराया हुआ है। और साथ ही आपको बताएं कि राजीव कुमार दरअसल में हैं कौन। राजीव कुमार सीएम ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद अफसरों में उनकी गिनती होती है। 2013 में शारदा चिटफंड केस की जांच में एसआईटी के हेड बने थे। 2016 से कोलकाता पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और अब बात करते हैं उस मुहिम की जो न्यूज़ नेशन लगातार उठा रहा है। ममता बनर्जी धरने पर तो बैठी हैं, सियासत भी हो रही है, लेकिन घोटाला कितना बड़ा है और उसी घोटाले को लेकर हमारा सवाल है, जवाब दो ममता। तो हर कोई आज सवाल पूछ रहा है ममता बनर्जी से इस घोटाले को लेकर और न्यूज़ नेशन भी इसी मुद्दे पर बंगाल के मुख्यमंत्री से जवाब मांगना चाहता है। सवाल पूछता है कि आखिर गुनहगारों को किसने बचाया, आखिर पीड़ितों को उनकी डूब चुकी कमाई कब वापस मिलेगी। किसी ने बेटी की धूमधाम से शादी का ख्वाब देखा होगा, किसी ने बड़े घर के सपने में जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई होगी, किसी ने अपने बेटों की अच्छी पढ़ाई का ख्वाब देखा होगा। बंगाल में आज से 10 साल पहले चंद लोगों ने इस तरह ख्वाब बेचे और लोगों को लाखों का चूना लगाकर चलते बने। अगर हम लोग गरीब आदमी, अगर हमको 10,000 रुपये जमा किया, अगर 10,000 मिल जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और 2-4 किस्त जमा किया था रेबल में, 3-4 साल पहले डूब गया है। एजेंट बोला कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार उसको टोके तो बोला कि जब कंपनी भाग गया तो हम क्या कर सकते हैं। जब लोगों की आंखें खुली तो सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। किसी को शायद यकीन नहीं था कि चंद ज्यादा पैसों की लालच उन्हें बर्बाद कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भले ही धरने पर बैठी हों और इसके मायने सियासी निकाले जा रहे हों, लेकिन न्यूज़ नेशन ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहता है कि आखिर उन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा जिन लोगों ने इस चिटफंड के फेर में आकर अपने पैसे गंवा दिए। इस सबसे बड़े घोटाले के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज़ नेशन की मुहिम है और इस मुहिम को हम यूं ही जाया नहीं होने देंगे। ये बंगाल के उस सबसे बड़े घोटाले की कहानी है जिसका नाम सामने आते ही नेताओं से लेकर बड़े बड़े अफसरों के माथे पर
पसीना आ जाता है। ये उस शारदा स्कैम की कहानी है जिसकी एक तरफ तो गरीबों के आंसू हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेता से लेकर अफसरशाही की लूट है। और इस चुप्पी पर आज न्यूज नेशन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब मांग रहा है। जब आप जानेंगे कि शारदा ग्रुप ने बंगाल के भोले भाले लोगों को किस तरह ठगा, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। शारदा चिटफंड में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है। शारदा ग्रुप ने 34 गुना ज्यादा रिटर्न का लालच देकर लोगों से पैसे हड़पे। 1 लाख रुपए के निवेश पर 25 साल बाद 34 लाख रुपए देने का ख्वाब दिखाया गया। शारदा चिटफंड की इस स्कीम का बंगाल के लाखों लोग शिकार हो गए। कांग्रेस के एक ट्वीट की माने तो जो उसने 8 मई 2014 को किया था, उसके मुताबिक शारदा स्कैम की वजह से 20 लाख लोगों का पैसा डूब गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस चिटफंड कंपनी में निवेश किया। अब बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ बताई जाती है और अगर ये माने कि इस घोटाले की जद में 20 लाख लोग थे और अगर एक परिवार में 5 लोगों को जोड़ लें तो ये संख्या 1 करोड़ के आसपास हो जाती है। और बंगाल की आबादी के हिसाब से देखें तो फिर 9वां शख्स इस घोटाले का शिकार मालूम पड़ता है। यानी एक बार सोच कर देखिए, आपकी आंखें भर आएंगी। इस चिटफंड के फर्जीवाड़े में आकर न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। न जाने ऐसे कितने लोग रहे होंगे जिनको अपना घर बार बेचना पड़ गया होगा। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाई। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। तो ये चिटफंड के जो पैसे हैं, ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी जांच, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जांच शुरू हुई है, जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं होगी, लाखों करोड़ों लोगों की पैसा वापस नहीं आ सकता है। कितने जान जा चुके उस वक्त आप लोगों को जरूर याद होगा। कुछ 100 के ऊपर मर गए थे, आत्महत्या किए थे। तो ममता जी ये सब भूल चुके हैं क्या? साफ है कि ये सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि एक फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी है जिसकी जितनी परतें खुलेंगी नई नई कहानियां निकलती जाएंगी। टीम न्यूज नेशन। तो पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ शारदा घोटाले की जांच को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, वहीं शारदा और इस तरह के अन्य चिटफंडों में पैसा लगाने वाले लोग पूरे घोटाले की जांच की बात फिर से सामने आने के बाद उम्मीदें पालने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के लाखों ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने शारदा जैसे कई चिटफंड घोटालों में अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की शांति देवी आज भी उस मनहूस लम्हे को कोस रही हैं जब उनके परिवार ने पूरी कमाई चिटफंड वालों के हाथों में सौंप दी। बोला कि महीना में सूद देगा। अच्छा, कितना रुपया सूद देगा ऐसा कुछ बताया था? बताया था 50,000। तो अभी तो आप लोग का दिन तो बहुत खराब हो गया। बहुत खराब भैया। देखिए राशन का चाउर नहीं खाते थे, से राशन का चाउर खा रहे हैं। अपना राशन कार्ड नहीं है, दूसरा से मिगा के राशन कार्ड लिए हैं। 3 किलो गेहूं मिलता है, 2 किलो चाउर मिलता है, उसी से गुजारा करते हैं। लेकिन ठगी का शिकार ये अकेला परिवार नहीं है, बल्कि सचिंद्र मंडल की आप बीती सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और 2-4 किस्तें जमा किया था रेबल में, 3-4 साल पहले डूब गया है। ये क्या चिटफंड का कंपनी था? हाँ। अच्छा, एड तो बोला कि कंपनी डूब गया तो हम क्या करें। वहीं प्रेमचंद्र मंडल बताते हैं कि राजमिस्त्री का काम करने के बाद कुछ पैसे जुगाड़ कर शारदा ग्रुप में लगाए थे। एक महिला है जो जमा करता था, उसके पास हम लोग जमा देते थे महीना में। और जिस टाइम में शारदा बंद हुआ, बीच में बोला कि नहीं जो भैया बंद हो गया था हम क्या करें। हम बोला भाई हम तुम तो बोल रही थी कि हम पैसा दे देंगे भैया, हम दे देंगे, डूब जाएगा तो अभी क्या हुआ है? तो देख रहे पूरे बंगाल में ये चीज़ फैला हुआ है। बहुत आदमी जान चला गया, फांसी ले लिया, तो हम लोग भी बर्दाश्त कर लिए, अभी तक नहीं मिला है। इसी तरह से लगातार शारदा जैसे चिटफंड कंपनियों में पैसा लगाने वालों के सामने पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा है। न जाने कितने लोग ठगे गए और कितने लोग आर्थिक तंगी के चलते जिंदगी की जंग हार गए। सवाल है कि शारदा चिटफंड पर सियासी दांवपेच से इन्हें इंसाफ कब मिलेगा। आसनसोल से उदय प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सवाल यही है कि पीड़ितों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। सूबे की मुखिया धरने पर बैठी हैं। सवाल यह भी कि उनकी प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, लाखों लोगों को न्याय या फिर लाखों लोगों को न्याय। साथ ही इन सब के बीच में सवाल यह भी पूछा जा रहा है
कि न्याय के साथ साथ क्या कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री के स्तर पर। और इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है ब्रिटेन ने। आपको बता दें कि विजय माल्या के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के गबन का आरोप है, देश छोड़ने का आरोप है। और इस वक्त एक बड़ी खबर विजय माल्या से जुड़ी है। इसका सीधा मतलब यह कि विजय माल्या को अब वापस भारत लाया जाएगा। मौजूदा सरकार लगातार ये भरोसा दिलाती रही है कि जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है पैसा लेकर देश छोड़ने का, उन सबको वापस देश लाया जाएगा। और उसी लिहाज से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहा है न्यूज नेशन कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह कि अब विजय माल्या का भारत वापस लाया जाना लगभग साफ हो चुका है। ब्रिटेन की सरकार ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। विजय माल्या अब वापस भारत लाया जाएगा। हालांकि माल्या की अपील के लिए अभी 14 दिन का समय जरूर है विजय माल्या के पास। देखना होगा कि किस तरीके की दलीलें विजय माल्या की तरफ से दी जाती है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरिंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरिंद, क्या कुछ अपडेट, और क्या 14 दिन की अपील का मतलब ये कि चुनौतियां अभी भी कहीं हैं? देखिए, चुनौतियां तो जाहिर तौर पर होंगी, क्योंकि जो ब्रिटेन की अदालत है, दरअसल उसमें जो प्रोविजंस हैं उसमें री अपील में जाने के लिए जो व्यवस्था है उसके लिए आप कह सकते हैं कि 14 दिन का वक्त जरूर है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जिस तरह से यूके की सरकार ने इसको हरी झंडी दी है और वहां के गृह सचिव ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है, उससे लगभग ये साफ समझ जाए कि दोनों ही देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक चैनल्स पर लगातार बातचीत हो रही थी, जो लगातार दबाव सरकार के ऊपर भी था कि विजय माल्या को लाया जाए, वो कुल मिलाकर एक रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी सुनवाई में हमने देखा कि किस तरह से विजय माल्या के खिलाफ जो है वो कोर्ट ने एक तरह से अपना फैसला सुनाया था। तो कुल मिलाकर उसी फैसले को आधार बनाते हुए एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इस बात की मंजूरी दी है। और इस मंजूरी के बाद अभी रोड़े थोड़े और भी हैं। कुल मिलाकर अपील में जाने का एक हम कह सकते हैं कि रास्ता है जो कि अख्तियार कर सकते हैं विजय माल्या, लेकिन उसमें भी उनको बड़ी मोहलत नहीं मिलने वाली है। वक्त सिर्फ देखिए एक तरह से तो 2 हफ्ते का ही दिखाई दे रहा है। मधुरिंद, इसका सियासी मतलब ये भी कि सरकार अब ये कहेगी दावे के साथ कि हम जो वादा कर रहे थे उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधु चौरसिया हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं। मधु, क्या कुछ अपडेट है और 14 दिन का वक्त जो मिल रहा है विजय माल्या को, किस तरीके की दलीलें होंगी विजय माल्या की तरफ से? देखिए, विजय माल्या बचने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर होम सेक्रेटरी ने विजय माल्या को इस चीज़ की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी भी उनके पास आगे अपील करने का वक्त है और हो सकता है कि वो आगे उच्च न्यायालय के लिए वकील उसके लिए आगे जाए उस दिशा की ओर। किस तरीके की दलीलें विजय माल्या की तरफ से अब तक दी जाती रही, जिसके चलते जो प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया है वो कहीं ठंडे बस्ते में नजर आ रही थी? मधु, यहाँ पर क्योंकि वो उसको दिखाया गया है कि उनके ऊपर कुछ वहाँ अगर इंडिया जाते हैं वो तो उनके ऊपर कुछ अटैक हो सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से जो कोर्ट है यहाँ पर जो लॉ है उसके अनुसार वो बच सकते थे। तो ये पैतरा वो हमेशा अपनाते रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है उनके साथ में कुछ बुरी चीजें हो, क्योंकि जो भी वहाँ से भगौड़े होते हैं यहाँ पर आकर शरण इसी बेस पे लेते हैं। और अब 14 दिन में किस तरीके का अदालती रुख अपनाएंगे? मधु, क्या इसकी कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस बड़े झटके के बाद क्या विजय माल्या की तरफ से कोई पक्ष, कोई सफाई सामने आ पाई? अभी फिलहाल कोई सफाई नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ, विजय माल्या अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि 14 दिन के अंदर वो बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ले। लेकिन एक चीज और आपसे मधु समझना चाहेंगे, यहाँ भारत सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जाता था कि भगौड़ों को वापस देश लाया जाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर विजय माल्या के प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया पर मोहर लगेगी। भारत सरकार की सक्रियता को कैसे देखते हैं इसमें? भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो यूके का लॉ है, यहाँ ब्रिटेन में जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ बचने का कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं, यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ पर शरण दी जाती है कि ठीक है, अगर आपकी कंट्री में आपको जानलेवा हमला हो सकता है या इस तरीके का कोई भी सीन वो क्रिएट कर दिखाते हैं या न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाते हैं तो उनको यहाँ पर इजीली शरण मिल जाती है। तो ये सबसे अच्छा उनके लिए तरीका होता है यहाँ बचने के लिए। यहाँ पर वो जितना लंबा रुक सकते हैं उतनी ज्यादा उनको मोहलत मिल जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में डिप्लोमेसी के स्तर पर क्या लगातार विजय माल्या को लेकर बात की जा रही थी दो देशों के बीच में, और क्या उसी की ये झलक है जो देखने को मिल रही है आज?
भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है विजय माल्या को वापस वहां पर लाने की, और देखा जाए तो ये केस इतनी जल्दी सारी चीजें हो रही हैं और सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो लग रहा है कि हाँ, भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भगोड़े विजय माल्या को वापस लाने की। बिल्कुल, लेकिन ये जो अगले 14 दिन हैं, क्या अपना पक्ष विजय माल्या को अदालत में रखना होगा, सरकार के सामने रखना होगा, किस तरीके की आगे की प्रक्रिया मधु? आगे वो उच्च स्तर पर अपील कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पर फिलहाल सरकारी तौर पर वैसा कुछ नहीं नजर आ रहा है, बट हाँ, बचने का यही तरीका है कि वो आगे उच्च स्तर पर अपील करें। क्या वो ब्रिटेन की अदालत की शरण में भी जा सकते हैं? क्या उनको ये अधिकार है? और क्या वाकई वहां पर उनकी दलील में कुछ दम होगा, तब जबकि वहां की सरकार ने मंजूरी दी है प्रत्यर्पण पर? नहीं, यहाँ की सरकार ने अगर मंजूरी दे दी है तो फिर उनके लिए यहाँ पर ओपनली कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, वो अगर इंडिया की तरफ से ये सारी चीजें हो रही हैं तो मे भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल मधु, आप बनी रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, देश की सियासत में इस खबर का क्या कुछ मतलब नजर आने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, तमाम भगोड़ों में सबसे ज्यादा अगर किसी पर नजर रही, खास तौर पर देखा जाए जिससे आम आदमी भी सरोकार रखता था, तो विजय माल्या था। जाहिर तौर पर विजय माल्या को लेकर जिस तरह से सरकार की कोशिशें थी, वो भी लगातार ये देखा गया कि सवालों में रही, क्योंकि एक के बाद एक उसको मोहलत जो है वो मिलती जा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर जो आखिरी सुनवाई हुई, उस सुनवाई में जिस तरह से विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट का स्टैंड रहा, तब लगा कि कुछ रास्ता साफ हो सकता था। लेकिन जाहिर तौर पर उसमें भी उसके पास अपील की तमाम गुंजाइशें थी, जिसके बाद ये देखा गया कि अब फिर मामला एक बार ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि जो तमाम डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत चल रही थी दोनों ही सरकारों के बीच में, उसका ही एक नतीजा है कि वहां के गृह मंत्रालय ने एक तरफ से फैसला लिया कि एक्स्ट्राडिशन को सरकार हरी झंडी दे सकती है। और साथ ही ये देखना बेहद दिलचस्प है कि महज 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है अपील में जाने के लिए। इस वक्त को और ज्यादा भी दिया जा सकता था, लेकिन जाहिर है कि जो सरकार का दबाव था कुल मिलाकर वो रंग लाया, और इसी के चलते महज 2 हफ्ते का अपील का वक्त दिया गया है। और इसी 2 हफ्ते की अपील से ये तय हो जाएगा कि वहां से कोर्ट का रुख क्या रहता है, और जाहिर है उसके बाद माल्या को लाना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल मधुरेंद्र, लेकिन हमने देखा कि यहाँ विजय माल्या को लेकर सियासत लगातार गर्माती रही। वित्त मंत्री से मुलाकात हुई विजय माल्या की देश छोड़ने से पहले या नहीं हुई? मुलाकात हुई तो कितनी देर के लिए हुई? उस मुलाकात में क्या बातें हुई? इन तमाम मुद्दों पर लगातार राजनीति गर्माती रही। अब जबकि सरकार की पहल के बाद विजय माल्या पर शिकंजा लगातार कसता है, आपको लगता है कि सरकार कुछ आक्रामक रुख अख्तियार करेगी विपक्ष के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप देखिए कि यूएई से प्रत्यार्पण को लगातार सरकार ने संभव बनाया, और उसके बाद यूके से भी अगर संभव होता है तो कुल मिलाकर सरकार के लिए ये कहना आसान होगा कि जिन लोगों ने देश का पैसा लेकर एक तरह से देश को धोखा देकर यहाँ से भागना रास्ता सरल समझा, उनके रास्तों में एक तरह से सरकार खुद खड़ी होकर उन्हें वापस भारत को लेकर आ रही है। तो बड़ी सफलता होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भगोड़ों को लेकर जो है राजनीति लगातार गर्माती रही। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि जब विजय माल्या भागने से पहले खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली से उसकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों पर भी तमाम सियासत गरमाई। और बात है कि वो राज्यसभा का सांसद था, और सरकार की तरफ से कहा गया कि दरअसल बतौर राज्यसभा के सांसद गैलरी में चलते वक्त ये मुलाकात हुई थी। लेकिन इसके सियासी मायने समझा जाना बेहद जरूरी है कि किस तरह से माल्या को लेकर जो सियासत हुई है इस देश में, उस सियासत में सरकार इस तरह से बैकफुट पर खड़ी थी। और कुल मिलाकर अगर वो विजय माल्या को भारत में लाने में कामयाब दिखाई देती है तो जाहिर है कि सरकार की तरफ से जो हिटबैक किया जाएगा विपक्ष को, वो बेहद जोरदार होगा, वो बेहद जबरदस्त होगा। और कुल मिलाकर जो इस तरह से चुनावी माइलेज लेने की जो कोशिश की जाएगी, वो भी देखना होगा कि किस तरह से जनता उसको एक तरह से हाथों हाथ लेती है। क्योंकि जनता के बीच में भी देखा जाए तो नीरव मोदी, विजय माल्या और कुल मिलाकर देखा जाए तो मेहुल चौकसी, 3 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा सियासत गर्माती रही है। और आम आदमी भी इन तीनों को बखूबी जानता है कि किस तरह से भारत का पैसा ये लेकर यहाँ से भागने में कामयाब रहे। ये भी आप गौर कर सकते हैं कि माल्या पर जिस तरह से सरकार ने शिकंजा कसा और ये शिकंजा आगे और जोरदार होता गया। उसके बाद माल्या ने खुद पहल की थी कि वो अपने केसेस को सेटल डाउन करना चाहता है, वो पैसों को चुकाना चाहता है, लेकिन वो इंटरेस्ट देना नहीं चाह रहा था। तो माल्या लगातार ये देख रहा था कि उसकी शिकस्त एक तरह से यूके की कोर्ट में भी हो रही है और उसके लिए अब बचना नामुमकिन सा है। लिहाजा माल्या ने वो लगातार ये पहल की थी, लेकिन सरकार उस पहल को ठुकराती रही, क्योंकि सरकार जानती थी कि अगर माल्या के झांसे में आ गए तो कुल मिलाकर एक और बदनामी हाथ लगेगी। और इसीलिए सरकार ने बेहद आप कह सकते हैं कि सोच समझ के कदम उठाया और दोनों ही सरकारों के बीच मधुरेंद्र क्या इस खबर के साथ ही मधुरेंद्र क्या इस खबर के साथ ही मोदी सरकार एक बार फिर ये दावा करेगी कि यहां जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है और उसकी एक और मिसाल विजय माल्या?
देखिए बिल्कुल ये दावा ही नहीं, बिल्कुल जोरदार दावा करेगी। जिस तरह से आप देखिए कि करप्शन को लेकर कुल मिलाकर ये सियासत गरमाती जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। आप देख सकते हैं कि चाहे वो क्रिश्चियन मिशेल का मसला हो, उसके एक्सट्राडिशन को जिस तरह संभव बनाया गया, अभी भी कोर्ट में मसला चल रहा है। और कुल मिलाकर देखिए तो यूके ने क्रिश्चियन मिशेल के मामले में काउंसलर एक्सेस की मांग की थी। तो ये भी देखना होगा कि क्या दोनों ही सरकारों के बीच इस डील को इस सिरे से भी देखा जाना चाहिए क्या कि क्रिश्चियन मिशेल जो कि एक तरह से भारत की कैद में है, उस पर काउंसलर एक्सेस यूके मांग कर रहा है। और कुल मिलाकर विजय माल्या की डिमांड को सरकार ने अपनी तरफ से एक तरह से जोरदार बनाया था। तो कुल मिलाकर ये भी एक नजरिया है और कुल मिलाकर ये भी देखने का एक हम कह सकते हैं कि रास्ता हो सकता है कि क्या वाकई दोनों ही देशों के बीच में एक दूसरे के नागरिकों को लेकर जो बातचीत हुई है उसका ये परिणाम है कि क्रिश्चियन मिशेल यहाँ पर भारत की जेल में कैद है। तो विजय माल्या के एक्सट्राडिशन को लेकर सरकार जो है वो एक तरह से मधुरेंद्र, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ ब्रिटेन से हमारी सहयोगी मधु चौरसिया भी है। मधु, 14 दिन का समय है अभी विजय माल्या के पास, किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की दलील विजय माल्या की तरफ से होगी और क्या वाकई लगता है कि अब उन दलीलों में कुछ दम बचा है? क्योंकि लगभग 3 साल का इंतजार किया है देश ने विजय माल्या की वापसी के लिए। मार्च 2016 में देश छोड़ा था विजय माल्या ने। देखा जाए तो विजय माल्या के पास कोई दलील अभी अब तक नहीं बची है और ऐसा कोई ठोस पुख्ता वो नहीं है कि विजय माल्या अपने बचाव में कुछ कह सके, क्योंकि जो केस चल रहा है इंडिया बार बार कोशिश कर रही है कि उसे वापस बुलाया जाए और यहाँ पर जो भी है दलीलें पेश की गई हैं, लेकिन उनका पक्ष जो है उतना मजबूत नहीं है। तभी वो ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि विजय माल्या को वहाँ इंडिया ले जाया जाए और सारी चीजें। यहाँ की सरकार भी बहुत कोशिश हद तक देखा जाए तो भारत की मदद कर रही है विजय माल्या के इस केस के सिलसिले में। जी बिल्कुल मधु, आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। लेकिन मधुरेंद्र, यहाँ पर जिस तरीके के कदम एक के बाद एक दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विजय माल्या के बाद अब चर्चा और ज्यादा बढ़ेगी बाकी भगोड़ों के लिहाज से? मधुरेंद्र मैं कह रहा हूं कि मेहुल चौकसी और खासतौर पर देखा जाए तो नीरव मोदी को लेकर भी सरकार लगातार अपने पत्ते खोल रखी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उन विमानों को भी तैयार रखा गया है जिससे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को लाया जाए और एंटीगुआ को लेकर जो बातचीत भारत की है वो भी एक नतीजे तक जरूर पहुंचने वाली है, क्योंकि अभी तक एंटीगुआ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि एंटीगुआ सरकार पर भी सरकार भारत की दबाव बनाए हुए है और वहां से भी रिस्पॉन्स आना लाजमी है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी सफलता इस बात को लेकर देखिए कि जो सबसे बड़ा नाम था इन तीनों फहरिस्त में, उसमें माल्या को लाने में अगर कामयाबी मिलती है जिसके रास्ते अब साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि, विजय माल्या को वापस भारत लाने का रास्ता साफ होता है। 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का बकाया था विजय माल्या के ऊपर। 14 दिन का समय है, देखना होगा किस तरीके की दलीलें विजय माल्या की तरफ से रखी जाती। विजय माल्या को वापस भारत लाने का रास्ता साफ हो चुका है। ब्रिटेन की सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। हालांकि 14 दिन का समय दिया गया है विजय माल्या को अपने पक्ष में अपनी दलीलों को रखने का। लेकिन आपको बता दें कि भारत के 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का आरोप है गबन का विजय माल्या के ऊपर। लगातार सियासत गरमाती रही है विजय माल्या को लेकर। लगभग 3 साल हो चुके हैं विजय माल्या को देश छोड़कर भागे हुए। मार्च 2016 में विजय माल्या ने देश छोड़ा था और तब से लगातार बार बार विजय माल्या को लेकर सियासत गरमाती रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी उपलब्धि मौजूदा सरकार की देश की विजय माल्या को लेकर, जब ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की तरफ से विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल चुकी है। यानी अगले 14 दिन के बाद विजय माल्या को वापस भारत लाना लगभग साफ हो जाएगा। हालांकि इन 14 दिनों के अंदर विजय माल्या अपनी अपील में किस तरीके की दलील रखते हैं, देखना यह भी दिलचस्प होगा और उन दलीलों पर ब्रिटेन की सरकार किस तरीके का रुख अख्तियार करती है। लेकिन अगर वहां की सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति दी है तो इसको एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है भारत के लिहाज से, क्योंकि 2016 से लगातार दबाव बन रहा था सरकार के ऊपर विजय माल्या को वापस लाने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, विजय माल्या को लेकर चर्चा और दबाव लगातार देखने को मिला और इस बीच एक बड़ी खबर, जो भी भ्रष्टाचार करेगा नरेंद्र मोदी की सरकार में उसकी खैर नहीं है। और हम लोगों ने कहा कि जो लोग कांग्रेस के जमाने में लोन लेकर उस पैसे को लेके बैंक को लूटकर भाग गए, उनको लाने की जिम्मेदारी हमारी है। एक एक को लेकर हिंदुस्तान में आएंगे और उसमें कोशिश भारत सरकार की तरफ से हो रही थी।
आज ये खबर आई है कि हम वहाँ के यूके के होम डिपार्टमेंट ने उस पर मुहर लगाई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द विजय माल्या हिंदुस्तान के कानून के कैद में होगा। शाहनवाज हुसैन साहब, 14 दिन का समय दिया है ब्रिटेन की सरकार ने विजय माल्या को अपनी दलील रखने के लिए। क्या आपको लगता है कि मुश्किलें कुछ और भी हो सकती हैं आपके इन दावों को लेकर? नहीं, हम लोग शुरू से कोशिश कर रहे हैं कि विजय माल्या को हिंदुस्तान में लाया जाए, और इसकी कोशिश के लिए हमारी एजेंसीज ने बहुत मेहनत की है, और यही वजह है कि उसको पूरी तरह से ताकत लगा के इस पर काम किया गया है। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब, क्या आपको लगता है कि विजय माल्या के घर वापसी के साथ ही कुछ और भगोड़े जिन पर लगातार सियासत गरमाती रही है, सवाल उनको लेकर भी पूछेगा विपक्ष आपसे? विपक्ष के पास सवाल खुद के हैं जिनका जवाब उनको देना है। हमसे किस बात का सवाल विपक्ष के लोग पूछेंगे, क्योंकि उन्हें ये जवाब देना है कि आखिर लूट की छूट उन्होंने 10 साल की सरकार में क्यों दी। हम तो ऐसे लोगों को पकड़ कर ला रहे हैं, कोई कितना भी भागे, क्योंकि यहाँ कानून का शिकंजा बड़ा है। पहले तो पैसा लेके बैठे रहते थे, एमपीए करा लेते थे, उसके बाद भी हिंदुस्तान में बैठे रहते थे। अब हम लोगों की सख्ती है, इसलिए भागे हैं, जो भागे हैं उनको भी पकड़ कर लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर भी इसी तरीके का शिकंजा कसेगा आने वाले दिनों में? कब तक बचेंगे मेहुल चौकसी और नीरव मोदी? खुद आ जाएंगे तो अच्छा है, आएंगे नहीं तो लाए जाएंगे। और क्या उस दिशा में भी इतनी ही गंभीरता के साथ कदम उठ रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब? एकदम, हमारी सरकार पूरी गंभीरता से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो कहीं भी कमजोर होने वाली नहीं है, उस लड़ाई को और ताकत से लड़ी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए। मधुरेंद्र, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब को, वो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार के उस वादे की झलक है जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। या बिल्कुल, बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की बातें खिलने लाजमी है, खासतौर पर तब जबकि माल्या के भागने के बाद और उसके बाद इस सीरीज में देखा जाए तो नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के भागने के बाद बीजेपी और मोदी की सरकार की भारी किरकिरी विपक्ष ने की, और तमाम मंचों पर, चाहे वो तमाम चुनाव के मंच हो या फिर सड़क से लेकर संसद के मंच हो, हर जगह सरकार से सवाल पूछा गया कि भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए। और आप देखिए कि जिस तरह के शब्द एक तरह से उछाले गए चौकीदार कहते हुए प्रधानमंत्री को, उन शब्दों के राजनीतिक मायने भी बेहद दूरगामी साबित हुए। ऐसे में अगर माल्या को लाने में सरकार कामयाब होती है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि यूके के कोर्ट के फैसले के बाद अपील में गए माल्या को एक बड़ा झटका यूके की सरकार ने दिया है, क्योंकि वहां के होम डिपार्टमेंट ने उसके एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दी है। अपील का वक्त भी बेहद सीमित रखा है, यानी 2 हफ्ते का वक्त रखा है, 14 दिन का वक्त रखा है। तो साफ है कि माल्या को लेकर और उसके वापसी को लेकर, उसके प्रत्यर्पण को लेकर यूके की सरकार की तरफ से अब कोई रोड़ा नहीं है। और साफ तौर पर देखा जाए तो जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं उसको जल्द ही पार कर माल्या को लाने का रास्ता साफ हो रहा है। और अगर माल्या जल्द से जल्द भारत वापस आता है तो जाहिर है कि पोस्चरिंग जो सरकार की होगी करप्शन के फ्रंट पर, वो बेहद जोरदार और बेहद जबरदस्त होगी। और ऐसे में विपक्ष को ये करारा जवाब देना सरकार के लिए चुनावी मौसम में आसान हो जाएगा कि करप्शन के मुद्दे पर सरकार कहीं फेल नहीं है, वो अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने में कामयाब रही। बिल्कुल, और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या कुछ इसका मतलब होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन खबर क्या है वो एक बार फिर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर यही कि विजय माल्या की घर वापसी पूरी तरीके से तय हो चुकी है। ब्रिटेन की तरफ से गृह सचिव ने मंजूरी दी है विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर। 10 दिसंबर को अदालत से प्रत्यर्पण का आदेश आया। 31 जुलाई को अदालत ने जेल का वीडियो मांगा। 27 अप्रैल को अदालत में सीबीआई ने बड़े सबूत दिए और 4 फरवरी यानी आज, अब से कुछ देर पहले की बड़ी खबर, जिसके मुताबिक विजय माल्या का प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमति दे दी गई है। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, किस तरीके की कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं विजय माल्या को घर वापस लाने के लिहाज से? यह रास्ता पूरी तरीके से साफ है, उसी के साथ जैसे ही ब्रिटेन के गृह सचिव ने मंजूरी दी।
जो एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक अभी यूके हाई कोर्ट में जाने का विकल्प विजय माल्या के पास बचता है और 14 दिन का वक्त रहेगा। इस फैसले को वो यूके की हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अगर वहां से भी चीजें सीबीआई के पक्ष में आती हैं तभी प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो सकता है। एक्स्ट्राडिशन के प्रोसीजर के मुताबिक जो चीफ मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है वो अनुमोदन के लिए या स्वीकृति के लिए होम सेक्रेटरी के पास जाता है। होम सेक्रेटरी ने चूंकि पास कर दिया है तो ऐसी सूरत में अब यूके हाईकोर्ट जाने का ही विकल्प बचा है विजय माल्या। और क्या अरविंद, ब्रिटेन की न्यायपालिका भी कुछ भारत की न्यायपालिका की तरह है? क्या वहां पर भी ये संभावना हो सकती है कि विजय माल्या अदालत में पहुंचे और इसको स्टे मिल जाए? बिल्कुल हो सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि विजय माल्या किस तरीके से अपने बात को रखता है। हालांकि जो पहला जो ऑर्डर था, जो कोर्ट का जो ऑर्डर था, जो स्पेशल इस बात को माना सीबीआई की तरफ से जो सबूत रखे गए हैं, जो कुछ ग्राउंड पेश किए गए हैं, वो इस बात के लिए काफी है कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। तो पहली नजर में विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी माना था जो लंदन की अदालत में, और उसी के चलते मामला फिर होम सेक्रेटरी के पास गया। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पीएमएलए का मामला चल रहा है विजय माल्या के खिलाफ। यहाँ से उसके खिलाफ जो भगोड़े अपराधी घोषित करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। 9,000 करोड़ का जो एक पूरा लोन लेकर के जो फरार हुआ है विजय माल्या, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला चल रहा है और लगातार बिल्कुल अरविंद, तो देखना होगा कि ब्रिटेन की हाईकोर्ट, ब्रिटेन की अदालत किस तरीके का रुख अख्तियार करती है विजय माल्या की दलील पर। लेकिन ब्रिटेन की गृह सचिव की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है विजय माल्या को वापस भारत लाने के लिए। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ और जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए अनुराग, ये एक ही कामयाबी है भारत सरकार और मोदी सरकार की, क्योंकि काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, कोशिश की जा रही थी कि विजय माल्या का प्रत्यर्पण हो। और अब जब ब्रिटेन की तरफ से मंजूरी मिल गई तो निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफी लंबा कर्ज जो लेकर के वो भागे हुए थे, 9,000 करोड़ का ये मामला था, और उसके बाद गैर जमानती वारंट तक उनके खिलाफ जारी किया गया। लेकिन बावजूद उसके विजय माल्या लगातार कई कानूनी दांवपेच से बचते नजर आ रहे थे। लेकिन अब पूरी तरह से रास्ता साफ होता दिख रहा है। हालांकि अभी भी वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं ब्रिटेन में कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए या तमाम दलीलें सुनी जा सकती हैं उसके। लेकिन साफ तौर पर तमाम, चाहे मेहुल चौकसी की बात की जाए, नीरव मोदी की बात की जाए, विजय माल्या लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश करता रहता था और उसको लेकर के अब एक बड़ा जवाब। आपको लगता है कि विजय माल्या की इस खबर के बाद देश की सियासत और ज्यादा गर्माएगी? मोदी सरकार या कहें बीजेपी ये कहेगी कि साहब हम तो विजय माल्या को भी विदेश से वापस ला रहे हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जिन पर करप्शन का आरोप है तमाम राजनीतिक दल एकजुट हो जा रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं उन आरोपियों को बचाने के लिए। बिल्कुल यही एक हम कह सकते हैं कि राजनीति में उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ममता सरकार जो है पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार, भारत सरकार ने ये जो दाव चला है काफी लंबे समय से, हालांकि इसकी कोशिशें की जा रही थी और लगभग ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द विजय माल्या प्रत्यर्पण कर सकते हैं। विपक्ष का ये कहना था कि इसकी संभावना कम है, नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन बीजेपी और भारत सरकार ने कर दिखाया है और यूके की तरफ से अब हरी झंडी मिल चुकी है। बड़ा झटका है विजय माल्या के लिए। बिल्कुल, तो इंतजार अब अगले 14 दिन का होगा। अधिकतम देखना होगा कि विजय माल्या की तरफ से किस तरीके का कदम उठाया जाता है और उसका क्या कुछ असर मिलता है। लेकिन सियासी तौर पर एक बड़ी खबर है विजय माल्या के वापस भारत लाने की। देखना होगा कि यहां की राजनीति में इस खबर का किस तरीके का असर पड़ता है, पश्चिम बंगाल की सियासत और घमासान पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।